बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया हो स्पेशल ट्रांसमिशन। अगर ॻाल्हि कजे त जेको आहे सो कामयाबी जो सफ़र ऐं अमन जो सफ़र ऐं अमन जो सफ़ीर ऐं पाकिस्तान जूं अमन जे लाइ जेके कोशिशूं आहिनि उहे साराहण जुगियूं आहिनि। अगर ॻाल्हि कजे त अमरीका, इसराइल ऐं ईरान जी जेका छिकताण आहे उन में पाकिस्तान जो वॾो अहम किरदारु ऐं पाकिस्तान जे वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ़ ऐं पाकिस्तान जे सिपाही सालार फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर जेको आहे सो जहिड़ी रीति जेको आहे सो कोशिशूं कयूं, उन्हनि बिलाख़िर चइजे त अॻु भराई थी ऐं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ़ जे उन अपील खे ॿिन्ही मुल्कनि यकीननी मान ॾिनो ऐं अमरीका जे सदर प्रेसिडेंट ट्रम्प फ़ैसिलो कयो त असां ॻाल्हियुनि करण लाइ तयारु आहियूं। वक़्ती तौर ते 2 हफ़्तनि जे लाइ जंग बंदि करण वारो बि जेको फ़ैसिलो उहो वॾो अहम ऐं इन खां पोइ वरी ॾिठो वञे त किथे न किथे ईरान बि इहा ॻाल्हि कई त असां बि ॻाल्हियुनि करण जे लाइ तयारु आहियूं ऐं ॻाल्हियुनि जे करे ॻाल्हियुनि जी जेका हंधि ऐं जेको टाइम तय थियो अॼु उहो यकीननी इस्लामाबाद आहे। इस्लामाबाद में न सही पाकिस्तान मगर दुनिया जूं नज़रूं इस्लामाबाद ते ई आहिनि ऐं इस्लामाबाद में परॾेह खां केतिरा आयल सहाफ़ी इन सां गॾोगॾु जेके उते मौजूदु डिप्लोमेट्स आहिनि, सफ़ीर आहिनि ऐं इन सां गॾोगॾु केतिरनि ई मुल्कनि जा जेके माण्हू मौजूदु आहिनि उहे अॼु इन खे तारीख़ी लम्हनि खे ॾिसनि पिया त इस्लामाबाद हिकु दफ़ो ॿीहर चइजे त अॻु में बि इस्लामाबाद जूं कोशिशुनि सां दुनिया में अमन क़ाइमु थी चुको आहे ऐं हीअ चइजे त केतिरनि सालनि खां पोइ कंहिं वॾे उहिदे ते मनसब ते वेठल शख़्सियत यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जी अॻुवाणी में जेको आहे डेलीगेशन पाकिस्तान पहुतल आहे ऐं पाकिस्तान पुरउमीद आहे जेके हिनमहिल ताईं ॻाल्हियूं ॿोलियूं थियूं आहिनि त किथे न किथे नतीजा निकिरी सघनि। नतीजनि जे लाइ यकीनी तौर ते पाकिस्तान भी पुरउमीद आहे, दुनिया बि आहे त 2 हफ़्तनि जो त टाइम आहे, पर इनिशली जेके ॻाल्हियूं ॿोलियूं थियूं आहिनि उहे मुस्बत तरीक़े सां अॻिते वधनि पियूं। पाकिस्तान जी मीडिया, पाकिस्तान जा जेके इदारा हिन वक़्तु आहिनि, सहाफ़ती हल्का जेके आहिनि उहे हिन वक़्तु इंतिहाई मुहतात ऐं ज़िमेदारी सां पंहिंजी सहाफ़ती फ़राइज़ अंजाम ॾींदे हर उहा ख़बर ॾियनि पिया जेका वज़ीर आज़म हाउस खां बराह रास्त असांखे मौसूल थिए पई। का बि ख़बर अहिड़ी ख़बर जंहिंसां जेको आहे सो इन ॻाल्हियुनि ॿोलियुनि ते असरअंदाज़ थियनि या वरी जेको आहे सो प्रॉक्सी वार जेका हिन वक़्तु हिंदुस्तान जहिड़ो जेको जाहिल मीडिया आहे, गोदी मीडिया आहे ऐं इसराइली मीडिया आहे, उन ख़बरुनि खे जेको आहे सो AI ऐं मुख़्तलिफ़ दुनिया जे जेके टूल इस्तेमालु करे उन्हनि खे मनगढ़ंत कहाणियूं पेश करे जंहिंसां जेको आहे सो इन मुज़ाकरात ते असरु पवे। इन जे करे पाकिस्तान जे मीडिया ऐं सहाफ़ी हल्कनि इहो फ़ैसिलो कयो फ़ैसिले जी घड़ी में त असां उहा ख़बर ॾींदासीं जेका हक़मी ख़बर हूंदी, हतमी ख़बर हूंदी। इहा ख़बर अहिड़ी न हूंदी जहिड़ी रीति जेको आहे सो मीडिया इंडस्ट्री में रेटिंग जो चकर हूंदो आहे त सभ खां पहिरियां ख़बर असां ॾिनीसीं। अगरि ॻाल्हि कजे त पाकिस्तान जे जेके मुज़ाकरात थियनि था उन ते प्रेसिडेंट ट्रम्प बि किथे न किथे मुतमिन नज़र अचे पियो ऐं जेको आहे सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खे बि ॻाल्हि कजे त खोलण जी ॻाल्हि जेका ईरान जे तरफ़ां थियल आहे। ईरान केतिरा ई पंहिंजा मुतालबा जेके आहिनि उहे जेके रखिया आहिनि उहे मेजॉरिटी में लॻे पियो त अमरीकन जेको आहे सो मञींदे ऐं उनखे एग्री कंदे ॾिसनि पिया, पर इन सां गॾोगॾु सवाल पैदा इहो पियो थिए त जेके उहे नुकात आहिनि जेके अगरि ॻाल्हि कजे त इसराइल जहिड़ी रीति जेको आहे सो लबनान ते हमिलो कयो, लबनान जे हमले खां पोइ पैदा थींदड़ सूरत हाल जंहिंमें लबनान ते हमले करण खां पोइ इसराइल जी कोशिशि हुई ऐं हिंदुस्तान जी कोशिशि हुई त ईरान इस्लामाबाद न वञे, अमरीका इस्लामाबाद न वञे ऐं इन लबनान जे इशू ते जेको आहे सो इहे मुज़ाकरात जेके ॻाल्हियूं ॿोलियूं आहिनि इहे ख़तमु थियनि ऐं इस्लामाबाद खे यकीनी तौर ते जेको रुतबो मिले पियो, इज़त मिले पई, दुनिया में अमन जे सफ़ीर जो जेको रुतबो मिले पियो, पीस जे लाइ जेका कोशिशूं आहिनि उहे जेके दुनिया में हिनमहिल ॻाल्हायूं पियूं वञनि, चयो पियो वञे, उन लाइ दिल्ली बि कोशिशि करे पियो, इसराइल बि करे पियो, पर जंहिंखे अलाह इज़त ॾे उनखे यकीननी केर बि कुझु नथो करे सघे। इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान तारीफ़ कराईंदो हलां हसन हबीब साहिबु आहिनि, अॻूणा सफ़ीर आहिनि ऐं सीनियर तज़िया निगार आहिनि, असां सां मौजूदु आहिनि, अवां जी वॾी महिरबानी। मोहम्मद अकमल साहिबु आहिनि, जेको आहे सो माशी एक्सपर्ट आहिनि ऐं तज़िया निगार आहिनि, अवां जी वॾी महिरबानी। तलत रशीद साहिबु आहिनि, रिपब्लिकन पार्टी जा जेको आहे सो शिकागो मां अमरीका मां बराह रास्त वीडियो लिंक ते असां सां मौजूदु आहिनि, उनजा अॻुवान आहिनि, अवां जी वॾी महिरबानी। आगा मोहम्मद साले साहिबु आहिनि, जेको आहे सो तज़िया निगार आहिनि ऐं अमरीका खां न्यूयॉर्क खां असांखे जॉइन कनि पिया, उनजी बि वॾी
थोड़ी देर में असांखे जॉइन कंदा ब्रिगेडियर गुलाम मुर्तज़ा कुरैशी साहब दिफ़ाई तहतिया निगार, उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मैं जो है तलत साहब आपकी तरफ आऊँगा। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। एक तो फरमाइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है आपके सामने है, इस्लामाबाद में जो बातचीत चल रही है, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान का मीडिया एक ज़िम्मेदारी अदा करते हुए हर वो ख़बर नशर कर रहा है जो कि हतमी खबर हो, जो कि ऐसी खबर ना हो जिस तरह से थोड़ी देर पहले राइटर्स ने खबर दी और फिर राइटर्स ने खबर से विड्रॉ भी किया। तो कहा जाए कि इस तरह की खबरें कुछ चलवाई जाती हैं और कुछ जो है बताई जाती हैं जो कि हतमी नहीं होती, मगर समझते हैं कि ये मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान में, उनको लेकर आपकी पार्टी और बिलखुसूस अमेरिकन कैसे देख रहे हैं? शुक्रिया बहुत बहुत आफ्ताब भाई। देखें, पाकिस्तान जो इस दफा ये होस्ट कर रहा है दोनों मुल्कों के दरमियान सालसी का किरदार जो अदा कर, ये बहुत अहम है। पाकिस्तान को पहली दफा वर्ल्ड मैप पे बड़ी अच्छी नजरों से देखा जा रहा है कि ये दोनों के दरमियान सुलह करवाना चाहते हैं, लेकिन इसमें काफी चीजें हैं जो सॉल्व करनी पड़ेंगी और गिव एंड टेक का मसला होगा इसमें, क्योंकि जो अमेरिका की तरफ से जो 3 मेन मेंबर आए, जिसमें कुछ जो जेरेड कुशनर हैं उनका बहुत अहम किरदार होगा, जेडी वैंस भी हैं, वो भी है, क्योंकि ज़ाहिर आपको जेडी वैंस नेक्स्ट कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट, तो वो भी इस मौके से फायदा उठाएंगे ताकि वो कह सकें कि हमने ये किया है, सुलह करवाई है दोनों ममालिक के दरमियान में। लेकिन जो मेन इसमें बात है वो है ईरान की। ईरान अपने जो 10 नुकाती जो उसका एजेंडा है उसमें से वो कोशिश करेगा कि 70 या 80% अमेरिका उसको माने। अमेरिका को अभी थोड़ा सा ढील देनी, रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिकन के कुछ पॉइंट जो बड़े सख्त हैं। अब उसमें आप देख लें, लबनान का मसला आ रहा है, जो इजराइल जो है वो स्पॉइलर का रोल अदा कर रहा है। इसराइल नहीं चाहता कि ये डील आगे चढ़े, लेकिन चूंकि यहाँ पब्लिक ओपिनियन जो है ना वो बहुत रोल अदा करती है, क्योंकि यहाँ के सेनेटर, यहाँ के कांग्रेसमैन, इवन रिपब्लिकन वाले भी वो इसके खिलाफ हैं, और दूसरी बात यूरोप पूरा वो इसके खिलाफ है। वो नहीं चाहते कि ये जंग तूल पड़े, क्योंकि इसके जो मुआशी इम्प्लीकेशंस है ना वो बहुत बहुत खराब होंगे। और यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखें ना, पब्लिक ओपिनियन बहुत रोल अदा करती है, और जितने भी मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं उसमें जो खड़ा होगा जो ट्रंप की फेवर में होगा, उनका खदशा है उनको कि उनको वोट ना मिले तो वो हार जाएं, और रिपब्लिकन पार्टी की जो मेजॉरिटी है थोड़ी सी वो भी कम हो जाएगी। तो ये सारी चीजें बहुत अहम हैं रिपब्लिकन पार्टी के लिए, और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इस जंग को इतना तूल ना दें। देखें ना, वियतनाम वगैरह में कितने सालों रही, हासिल किया हुआ कुछ भी नहीं। अमेरिका अफगानिस्तान में किया, कुछ हासिल नहीं हुआ। इसके अलावा इराक में गए, कुछ हासिल नहीं हुआ। इतना पैसा खर्च करने के बावजूद इतने जो इनके अमेरिकन सोल्जर्स वगैरह है उनकी डेथ हुई, तो वो यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत खिलाफ हैं, वो नहीं चाहते कि ऐसा इक़दाम हो। और डोनाल्ड ट्रंप कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी इसको रिजॉल्व करें। बात हो सकता है कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट, क्या कहते हैं, एग्रीमेंट्स हो अभी, और उसके बाद फिर जो दूसरे रह जाएंगे इश्यूज जो उनको दोबारा बात करें। लेकिन जो ईरान, चूंकि जो हरमुज है उसके ऊपर ईरान का 100% कंट्रोल है, और अमेरिका को पता है कि बगैर ईरान जो है इससे पीछे नहीं हटेगा। लेकिन हो सकता है कि थोड़ी सी ईरान रिलैक्सेशन कर दे ताकि कुछ यहाँ से जा सके। और दूसरी बात है, अमेरिका ये भी चाहेगा कि उसके जो एसेट यहाँ पे फ्रीज है। मगर तलत साहब, जहाज की बात करें, गुजरने की बात करें, तो कल भी जो है डिप्टी वजीर खारजा का जो स्टेटमेंट था वो बड़ा अहम था। उन्होंने खुद कहा कि यहाँ से जहाज़ों के लिए आमद और रफ्त जो है वो बिल्कुल अब खोल दी गई है, और तमाम वो जहाज़ जो कि दीगर ममालिक हैं ही हैं, मगर अमेरिकन जहाज़ को भी जाने की इजाज़त है। तो कहा जाए कि इस वक्त मुस्बत पैगामात जो ईरान की सरजमीन से आ रहे हैं, तो अच्छे पैगामात हैं इस वक्त। जी हाँ, ये गुड जेस्चर है, मतलब वो दिखाने के लिए कि ईरान जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो 100% इनको बिल्कुल खुली छुट्टी दे देगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ईरान के पास यही ट्रम्प कार्ड है जो हरमुज का, वो इसको इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उससे पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही है। देखना, यूरोप पूरा अब यूएस के साथ नहीं है इस दफा, तो इसलिए ये सबसे बड़ा धचका लगा है डोनाल्ड ट्रंप को भी। और क्या कहते हैं, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसका यही मतलब था, इसलिए इन्होंने पाकिस्तान को
ये मौका दिया है कि आप आए, इस सालसी का किरदार अदा करें। और एक इसमें ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान एक न्यूट्रल कंट्री है और यूएस और ईरान ने पाकिस्तान को पिक किया है इस मसले को हल करने के लिए। और देखें क्या होता है, हो सकता है इसका रिजल्ट एकदम इसके नतीजे सामने ना आए, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म ये एक खुशाइंदा बात है और हम उम्मीद करते हैं कि ये इसका सेहरा पाकिस्तान पे होगा कि उन्होंने ये सालसी किरदार अदा किया। और उसके बाद जो भी नेक्स्ट स्टेप होगा आई थिंक वो मुस्बत होगा। सिर्फ लबनान का मसला है, आई थिंक अमेरिका जो है उसमें केव इन हो जाए, क्योंकि इसराइल नहीं चाहता। वो इसराइल चाहता है कि मैं डायरेक्टली इनसे बात करूं, हमास वगैरह से। वो नहीं चाहता कि कोई दूसरे ममालिक हो। लेकिन चूंकि अगर अमेरिका ने ज्यादा प्रेशर डाला तो हो सकता है कि इसराइल को झुकना पड़े, क्योंकि ट्रंप जो है अपना इसराइल जो है एक्चुअली अमेरिका इसराइल की प्रॉक्सी समझ लें आप। क्यों अगर अमेरिका इमदाद देना बंद कर देगा इसराइल को तो हो सकता है कि इसराइल जो है इनकी बात में थोड़ा सा फ्लेक्सिस बिल्कुल साथ ही रहेगा। तलत रशीद साहब, मैं हसन हुसैन हबीब की तरफ जाऊंगा। हसन हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा सर, एक सफारती लेवल पर बात की जा रही है, तमाम ममालिक मौजूद हैं और जिस तरह से आगाज़ हुआ, पहले वज़ीर आज़म ने मुलाकात की अमेरिकन जो है डेलीगेशन से, फिर ईरानी डेलीगेशन से मुलाकात हुई, फिर अलग अलग दोनों जो है ममालिक के जो रहनुमा हैं उनसे बातचीत भी की गई और फिर उनके नुकात लिए गए, जो कि एक SOPs के तहत होता है, आपको ज़्यादा पता होगा। अब जो कि खबरें आ रही हैं कि बहुत से नुकात पे जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद भी ट्वीट किया है कि हम एग्री हैं, मगर चंद ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखना बाकी है। तो समझा जाए कि आप पुरुमीद हैं कि फैसले की घड़ी में कोई फैसला हो। बिल्कुल, देखिए जो जैसे मेजर पॉइंट जिनमें पेशरफ्त हो सकती है, वो जैसे तलत साहब ने भी कहा कि सैंक्शंस और फ्रोजन अकाउंट रिलीज कर दिए जाएं तो अमेरिका ईरान को इमीडिएट एक रिलीफ होगी, उनको कैश अवेलेबल होगा, वो अपनी रिकंस्ट्रक्शन ऑर्डरिंग ऑफ द सिस्टम पे चलेंगे। फिर वो डिमांड करेंगे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स पे जो बैन है वो ख़त्म हो, तो उससे चाइना और ईरान जो है वो कम से कम ईरान का ऑयल एंड गैस और टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको किसी हद तक बहाल करेंगे। क्योंकि पिछले 40 साल से सिंस 1979 ईरान इज अंडर सैंक्शन। ना उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ है, ना उनका पावर सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, ना उनका ऑयल सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, ना गैस एक्सप्लोरेशन में काम हो रहा है। तो ईरान को इमीडिएट रिलीफ मिलता है अगर ये चीज होती है। लेकिन उनकी जो डिमांड है ना फॉर अमेरिका टू लीव मिडल ईस्ट विद इन 30 days, ये थोड़ा सा जरा मुश्किल है कि अमेरिका उस पर माने। अमेरिका थोड़ा सा अपना स्केल डाउन कर सकता है, लेकिन लीविंग मिडल ईस्ट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अमेरिका सिंपली। और इसी तरह से कॉम्पनसेशन, अगर वॉर कॉम्पनसेशन पे ईरान स्टिक करता है तो अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तक तो हमारे पास एस्टिमेट ही नहीं है कि 12-14 हज़ार टारगेट्स जो इसराइल ने और अमेरिका ने हिट किए हैं उनकी इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है। अभी तो हम सिर्फ बड़ी मुश्किल से बता रहे हैं कि वर्ल्ड पे इकोनॉमिक कॉस्ट क्या आई है। तलत साहब वुड बी इन बेटर पोजीशन टू से, लेकिन मैं आतिफ मियां साहब जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तानी, उनका कहीं पढ़ रहा था, वो कहते हैं वर्ल्ड को $3 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है जस्ट बाय डिसरप्शन ऑफ एनर्जी सप्लाई चेन। अच्छा, तो ये सब जो चीजें अगर आप इनको ऐड करें तो वर्ल्ड के लिए बहुत मुश्किल है। ईरान जो है वो अपनी डिमांड आराम से मानेगा, यूएस पे थोड़ा सा प्रेशर है। ईरान को तो बल्कि इन हमलों ने ज्यादा जेल कर दिया, उनकी लीडरशिप स्ट्रांग हो गई है। और देखिए सबसे बड़ी गलती मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजिकली ये थी कि इन्होंने ईरान पे हमला किया था कि हम लीडरशिप को हटाएंगे तो क्यास होगा और प्रो अमेरिकन लीडरशिप है, वो उल्टा हो गया। वो लोग जो आप भी फॉलो कर रहे होंगे मीडिया में, जाफर पनाही जो बड़ा फेमस फिल्म ऑटोग्राफर है ईरानी, रिजीम से झगड़ा था, मुल्क छोड़ के भाग गया, तो वो वापस आ गया लोगों के मना करने पे। लोगों ने उनसे कहा भाई तुम क्यों जा रहे हो, कहना मेरा मुल्क है। तो ये जो फैक्टर एक नया आया है जो शायद इजराइल ने और अमेरिका ने अकाउंट फॉर नहीं किया था, उसने लीडरशिप को स्ट्रॉन्ग कर दिया है। अब जो लीडरशिप है वो यंग है,
और मोर रिवोल्यूशनरी है। जैसे मुश्तबा खामेनाई साहब अपने बाप के मुकाबले में हार्डलाइनर हैं, इसी तरह जो नया सिक्योरिटी एडवाइजर आया है हुसैन दहकान, वो लारीजानी से बहुत ज्यादा हार्डलाइनर है। तो ये सारा, और भी सब जगहों पे आप देखें बड़े हार्डलाइनर किस्म के लोग आ गए हैं, तो ये तो उल्टा हो गया है। तो इस वक्त जरा हमें बड़े तहम्मुल के साथ इस नेगोशिएशन को आगे चलाना चाहिए। जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उन पे फोकस करना चाहिए, जो इजीली रिजॉल्वेबल इश्यूज हैं उन पे फोकस करें, और फिर उम्मीद करें कि इन्हीं सीबीएम्स के सहारे हम आगे चलें। और सेकंड थर्ड जो भी राउंड, उसमें देखिए ये टॉक्स एक आध राउंड में नहीं होने वाले, ये बहुत बड़ा मसला है। इसमें हमें ग्रेजुअल, यानी कि कहा जाए कि जो ऊपर उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि शायद आज रात तक कोई ब्रेक थ्रू हो जाए और जो है खबर आ जाए कि हाँ जी तमाम चीज़ें जो हैं ख़त्म हो गई और अब जो है दुनिया आगे बढ़ेगी, मगर ऐसी आप उम्मीद नहीं लगाए बैठे हुए हैं। आपका तजुर्बा कह रहा है कि अभी तो ये इब्तिदा है इश्क की, देखें आगे होता है क्या। आप ये कह सकते हैं हमें मौजूद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, हमें प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरफ जाना चाहिए और इंशाल्लाह होगा, डायरेक्शन अच्छी होगा। ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी जाने पाऊंगा, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर गुलाम मुर्तज़ा कुरैशी साहब, आपने वक्त निकाला। फरमाइएगा सर, जो है अब मामला जो हैं बातचीत की तरफ जा रहे हैं और सिपाही सलार सईद आसिफ मुनीर साहब की अनथक जो कोशिशें हैं और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं रंग लाएंगी और यकीन है रंग लाएंगी, मगर जिस तरह से मोअज़्ज़ज़ मेहमान कह रहे हैं इतना जल्दी आप तवक्को नहीं रख सकते क्योंकि बहुत बड़ा मसला है और इस मसले को स्लोली और हल की जानिब बढ़ते हुए उनको नज़र आ रही। जी बिल्कुल, ये आपने सही कहा। एक्चुअली ये है कि ये कंबाइंड एफर्ट है, एक इंटीग्रेट यूनिट है जिसने ये तमाम काम किया है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और उसमें ये है कि ईस्ट वेस्ट और ये जितनी भी हमारे सुपर पावर्स हैं उनके साथ साथ जिस तरह से लिंक रहा है, या फॉर दैट मैटर गल्फ कंट्रीज के साथ लिंक रहा है, ओमान के साथ अलग, कतर, कुवैत, आपके ये दुबई, यूएई या सऊदी अरब, इनके साथ जिस तरह से टोटली टच में रहे हैं, डेली जो है उनसे कम्युनिकेशन हुई है, तो डेफिनेटली उनके दिमाग में भी कुछ होगा और उन्होंने अपने नोट्स भी बनाए होंगे और इन मुल्कों के हजारों किस्म के पॉइंट्स भी होंगे, वो भी उसमें लाए जाएंगे। लेकिन चूंकि वो साइड लाइन में जाते हैं तो उसका उस तरह से जिक्र नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि इस वक्त जो हमारे पाकिस्तान की पोजीशन है इन इंटरनेशनल वर्ल्ड वो डिफरेंट है। आपको पता है मैं आउट ऑफ कंट्री हूं और मैं यहाँ कल एक शहर से, मैं जर्मनी का दूसरा शहर है, मैं उधर गया हूं। तो लास्ट ईयर जब मैं आया था, लास्ट ईयर, तो मुझे ये ना कि मुझे कोई लाइन में खड़ा करके कोई 10 मिनट का इंटरव्यू मेरा हुआ है और उसके बाद उन्होंने मुझे स्टैंप लगाया। अभी सिचुएशन ये है, मैं अपनी रियल स्टोरी बता रहा हूँ, ये कल की बात है। मैं जो ब्रीमान है, ब्रीमान से मैं जा रहा था अपना ब्रसेल्स, तो उसमें वहां मुझे कोई लाइन लगाने की भी, उन्होंने मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट जैसे ही देखा तो उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि ओके, स्टैंप लगाया। तो कहता है यू आर डूइंग वेल। अब दैट जेंटलमैन हु इज अ पुलिस ऑफिसर बेसिकली आस्किंग मी एंड टेलिंग मी दैट यू आर डूइंग वेल, तो ये दुनिया में हमारी इज्जत है, इससे बढ़कर इज्जत हो नहीं सकती हमारी। और इसमें सिर्फ एक बंदे का काम नहीं है, इसमें पूरी दुनिया, मतलब पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम शामिल है। बेशक, उसमें मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल, जब आप सिविलियन क़यादत की और अस्करी क़यादत की और पाकिस्तान की अवाम की, पाकिस्तान की बशमूल सियासी पार्टियों की और मीडिया की, तमाम उन सफारतकारों की, एक्स एम्बेसडर की, मैं तो कहता हूँ कि पूरी कौम की एक कोशिशें थी कि दुनिया में अमन आए और ख़ास तौर पर ईरान का मामला जो हल हो। और इस एक पेज पे होते हुए और 10 पेज पे हम जो है सबको इंगेज किया। अगर ये कोऑर्डिनेशन देखें कि कहीं ना कहीं एक पेज पे तो थे, मगर 10 पेज पे हम जहां पर जो है यूएई को जो है मसरूफ़ थे बातचीत करने में, इसहाक डार साहब तो वहीं पर आर्मी चीफ जो है सऊदी अरब को इंगेज करके रखे हुए थे, वहीं पर जो है वज़ीर आज़म जो है पाकिस्तान जो है अमेरिका को और ईरान को बात कर रहे थे। तो ये कहा जाए कि तमाम नुकात जो हैं हमारे सामने हैं, तमाम पेजेस पे जो है हम कहीं ना कहीं सबको लाने में कामयाब हुए हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है ब्रिगेडियर साहब।
जी बिल्कुल इसी तरह से मैं यही आपको बता रहा था कि इसमें तमाम सुपर पावर्स जिस तरह चाइना, रशिया, वो उनको लाइन पे लिया, जी। फ्रांस, जर्मनी उनको लाइन पे लिया, दुबई, यूएई, आपका ओमान, कतर, कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरब उनको लाइन पे लिया, उसके बाद ईरान एंड अमेरिका, लेस इसराइल। इसमें जो बात असल समझने की है वो इसमें यह है कि इसमें तकरीबन एलिमिनेट हो गया इसराइल इन ऑल दैट यू सी डिस्कशंस। इंडिया भी सर, जो कि पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है, इंडिया का भी आइसोलेट कर दिया गया इंडिया को भी आइसोलेट कर दिया। इंडिया से भी फादरलैंड ने पूछा ही नहीं। इंडिया तो किसी जगह अभी आता ही नहीं है, क्योंकि ईरान जिसके साथ इतने अच्छे तल्कात थे तो आपने कहीं एक लफ्ज तक बोला नहीं है। बिल्कुल। अमेरिका के साथ आपके बहुत सारे साथ ही रहिएगा। मोहम्मद सालेह साहब हैं, जो है हमें ज्वाइन किया है न्यूयॉर्क से। सीरियत आगा मोहम्मद सालेह साहब हैं हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आगा साहब आपके वक्त का। फरमाइएगा इस्लामाबाद के इन मुज़ाकरात को कैसे देख रहे हैं, और अमेरिका, पाकिस्तान और ईरान के मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, आपकी भी गहरी नज़र है। अब जो सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की, वो आपके सामने कोई ब्रेक थ्रू होते हुए नजर आ रहा है आपको? आप मोदी साहब, गुजारिश है कि ये जो मामला इस वक्त जहां खड़ा है, आप ये देखिए कि इस वक्त आपके मुल्क में जो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास आई है, इस वक्त अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट और मुस्तकबिल के प्रेसिडेंट अमेरिका के आपके मुल्क में मौजूद जी। और बस दो चीजें समझने के लिए बहुत जरूरी है, पाकिस्तान के लिए भी और दुनिया के लिए भी, कि सदर ट्रंप जो ब्लफ कर रहे थे और जो सदर ट्रंप का जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स वॉर, के वो हमारे याद होगा आपको जब फील्ड मार्शल से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया पब्लिकली उस मुलाकात के हवाले से कि मैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को मिला और वो बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े अजीम आदमी हैं, और हम ईरान को 12 दिन की मोहलत दे रहे हैं, और वो चूंकि ईरान को हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, हम उनकी मुशावरत से ये काम करेंगे। वो जाने क्या मुश्किल थी कि सदर ट्रंप को अपने इन्हीं बयानात के बरक्स 24 घंटे में ईरान पे डायरेक्ट हमला में शामिल होना पड़ा, और उस हमले के नतीजे में उन्होंने एक ट्रस्ट डेफिसिट किया, और उसके बाद आज देखिए फिर ये वही फील्ड मार्शल रिसीव कर रहे हैं और वही फील्ड मार्शल की दोबारा तारीफ की जा रही है। तो ये एक मौका ऐसा है कि जिसको पाकिस्तान को समझना है, इस वेरी लिटिल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इस पूरे तनाजुर में अगर देखा जाए तो सदर ट्रंप इस वक्त अपने पीट हेग्सेट जो उनके वजीर जंग हैं और उनके मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, ये प्रो ज़ायनिस्ट हैं, और रादर मैं ये कहूंगा कि ये अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पे अमल पैरा नहीं है, बल्कि ये प्रो ज़ायनिस्ट लोग हैं। जैसे तैमबंदी को उन्होंने निकाला, अगर उन्होंने दुनिया में अमन को कायम करना है, अमेरिका के अवाम से किए हुए वादों को पूरा करना है, और जिस बुनियाद पे अमेरिका के अवाम की अक्सरियत ने उन्हें लैंडस्लाइड विक्ट्री दी थी इस नवंबर के इलेक्शन में दोनों हाउसेस में भी, और वो सदारती इंतखाब जीत पाए, तो वो थे अमन के दावे, वो अमन के वादे, वो मईशत की मजबूती के वादे, वो मईशत जो अमेरिका के अंदर खराब हो चुकी थी सदर बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान उनकी हेल्थ पॉलिसी की वजह से, उसे ठीक करने के वादे थे। लेकिन इक़्तिदार के पहले ही चंद हफ्तों में, चंद महीनों में जिस तरह से उन्होंने नेतन्याहू को प्लीज करने के लिए पहली मुद्दत में तो गजा में यरूशलेम उन्होंने सफारतखाना मुंतकिल करके एक ताजियाना लगाया था। आज वो इस जंग में जिस तरह से हम कहते हैं शाह से ज्यादा शाह का वफादार, यूं महसूस होता है इस जंग में कि सदर ट्रंप नेतन्याहू से भी ज्यादा इसराइल फर्स्ट के हामी रहे हैं, और अमेरिका फर्स्ट का जो नारा लगा के आए थे उसे पसे पुश डाल दिया। आज कौन इस मुज़ाकरात को लीड कर रहा है? आज इस मुज़ाकरात को लीड करने वाले हैं अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, मुस्तकबिल के सदर होंगे, और सदर ट्रंप गालिबन अगर उन्होंने अपने रवैये को दुरुस्त नहीं किया तो वो इम्पीच हो जाएंगे। लेकिन इन मुज़ाकरात में मोदी साहब, मैं ये देख रहा हूँ कि मुज़ाकरात मुझे तो कामयाब होते नजर आ रहे हैं, और खास तौर पे हिंदुस्तान का वो जो प्रोपेगेंडा है वो पूरी तरह से एक्सपोज भी हुआ है और पूरी तरह से वो उसको नकारा। और आगा साहब, आप मैं बताता चलूँ नाज़रीन को जो देख रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया और सोशल मीडिया और हमारे बराह रास्त टीवी चैनल पे,
ये आगा साहब वो शख्स हैं जिन्होंने जैक्सन हाइट पर खड़े होकर पाकिस्तान के फ्लैग को जिस तरह से पाकिस्तान की कश्मीरियों की नुमाइंदगी की है वो काबिल दीद और काबिल तारीफ़ है, क्योंकि जो ओवरसीज़ महब वतन पाकिस्तानी है जैसे तलत साहब हैं और दीगर लोग हैं, ये पाकिस्तान से बाहर यकीन तौर पर पाकिस्तान और बिलखुसूस कश्मीर का जिस तरह से मुकदमा लड़ते हैं वो काबिल तारीफ़ है। मगर आगा साहब आपका जो नुक्ता है बड़ा अहम है कि आपको ये मुज़ाकरात कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, मुझे ये मुज़ाकरात इसलिए आ रहे हैं नजर कि आप इसलिए मुज़ाकरात की एक बॉडी लैंग्वेज होती है जी, और वो बॉडी लैंग्वेज में देखिए इस मुज़ाकरात की जो नुमाइंदगी है, इसका जो इख्तियार है वो किसके पास है? वो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के पास है। लेकिन स्टीव विटकॉफ और जनरल बुश, इनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत वीक है। आपने देखा नहीं कि किस तरह से एक तवील कामत शख्स सफारती आदाब से हटते हुए इस तरह के माहौल में वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से झुकते हुए प्राइम मिनिस्टर के साथ वो गले लगने की कोशिश कर रहे थे जी। कल तक आप शहबाज शरीफ को, प्राइम मिनिस्टर को कुछ ऐसे इल्जाम दे रहे थे, लेकिन आज वो जर्ज कुशनर जिस तरह से झुकते हुए गिर रहे थे, ये बड़ी कमजोर बॉडी लैंग्वेज है। सफारती नुक्ता नजर से जब सफारतकारी हो रही होती है, जब इस तरह के मसाइल दरपेश होते हैं, तो आप ये देखिए कि वो बॉडी लैंग्वेज के ऊपर तवज्जो दी जाती है। आगा साले साहब साथ ही रहेगा, मैं तलत रशीद साहब की तरफ जाऊंगा, शिकागो से वो हमारे साथ बराह रास्त हैं। तलत रशीद साहब, एक तो आम अमरीकन की बात करें जो कि आगा साहब भी बता रहे थे, मगर आप भी ग्राउंड पे मौजूद हैं, क्या कहा जाए कि एक तरफ यकीनी तौर पे पाकिस्तान समेत एशियन के समेत अरब मुल्क के साथ साथ यूरोपीय ममालिक और फिर जो है अरब ममालिक जहाँ पे महंगाई की चक्की में पिसते हुए नज़र आ रहे थे, जंग लड़ रहे थे, ईरान, इसराइल और अमेरिका। मगर क्या अमेरिका के अंदर भी वही सूरत हाल थी जो कि वक्तन मुख्तलिफ हमारे जो अमेरिका में दोस्त हैं आप जैसे, उनसे जब बात करते हैं वो भी यही कहते हैं कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जो है महंगाई पहुँच चुकी है और ये बड़ा चैलेंज है ट्रम्प इंतज़ामिया के लिए इस वक्त। जी हाँ, देखिए यहाँ पे जो मैंने पहले जिक्र किया था कि पब्लिक ओपिनियन जो है ना वो बहुत रोल प्ले अदा करती है। अब गैस प्राइसेस जो हैं हमारे यहाँ अभी 419 415 हो गए हैं, जो मतलब अब हो सकता है कुछ कम हो जाए, लेकिन ये अमेरिकन जो एवरेज अमेरिकन है ना वो ये देखता है कि उसकी पॉकेट को क्या हर्ट कर रहा है। मेन चीजें ग्रोसरी लेने जाते हैं, वो गैस लेने जाते हैं, जब वो देखते हैं प्राइसेस ज्यादा है तो दे डोंट केयर कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बस वही ब्लेम करते हैं कि प्रेसिडेंट अच्छा काम नहीं कर रहे। तो ये ओपिनियन जो है यही डिक्टेट हो जाती है जब इलेक्शन आते हैं। तो ये जो है जितना भी ये हो रहा है ट्रंप इसीलिए जल्दी कर रहे हैं ताकि इनके पास इतना टाइम नहीं है जो नवंबर के इलेक्शन है तो उसमें इनको, और जेडी वेंस जो है चूंकि वो नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं तो वो भी ये नहीं चाहेंगे कि ये चीज लिंगर ऑन रहे और बाद में उसको इसका नुकसान हो। जनरल अब देखें ना, कांग्रेस में भी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट जितने भी कांग्रेसमैन वगैरह हैं वो सारे इनको लान तान कर रहे हैं कि जी आप लोगों ने ठीक नहीं किया। और सबसे ज्यादा नुकसान ट्रंप को ये हुआ कि उनकी जो इंटेलिजेंस जो इनको ब्रीफिंग दी गई वो गलत थी। वो उन्होंने ये कहा था कि ठीक है जी ईरान की रजीम को अगर निकाल दिया जाएगा तो जैसे इन्होंने पहले करते थे कि लीडर को निकाल दिया तो बाकी सारी चीज ठीक हो जाए, लेकिन हुआ ये कि उसके बरक्स हुआ। वो ईरानियन जो है अब उनकी लीडरशिप तो जो मेन तो इन्होंने खत्म कर दी, लेकिन वो उससे ज्यादा स्ट्रांग होकर निकले और अमेरिका को यही खतरा है कि जो इनका मेन मकसद था पहले था कि ये रिजीम चेंज करनी है, लेकिन वो इन्होंने फिर चेंज कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया कि नहीं हमारा मकसद नहीं था। फिर उन्होंने कहा जी कि अब स्टेट ऑफ हार्मूज पे भी उन्होंने कहा जी कि हर मुल्क जो है वो अपना अपना ऑयल क्या कहते हैं खुद निकालें। अब वो चाहते हैं जो प्रेशर इनको मिल रहा है पूरी दुनिया से वो यही है कि इस मसले को हल करें, और यहाँ के लोग भी चाहते हैं क्योंकि देखें ना यहाँ पे अभी 13-14 जो बॉडीज आई थी इन सर्विसमैन की, तो ये यहाँ पे बड़ी चीज होती है, यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन एकदम चेंज हो जाती है क्योंकि जब वो देखना चाहे, इसलिए तो जो अमेरिका चाह रहा था या डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे कि यहाँ पे कितने क्या कहते हैं सोल्जर्स को भेजा जाए 25,000 या 20,000, कोई भी नहीं, इवन इनके जनरल जो हैं वो भी तैयार नहीं थे। इसी वजह से आपको देखा पीर हेड्सक ने कितने 5 या 6 जनरल जो हैं टॉप वाले उनको निकाल दिया क्योंकि वो इसकी फेवर में नहीं थे। उनको पता था कि ग्राउंड रियलिटी इज डिफरेंट,
देन एक्चुअल। तो इसी वजह एक्चुअल रियलिटी जो है ना वो आई मीन इंटायरली डिफरेंट थी, क्योंकि इनको ये नहीं पता था कि ईरान, क्योंकि ईरान तो एक कौम है, वो एक कल्चर है, एक सिविलाइजेशन है। जब इन्होंने ट्रम्प ने कहा था कि जी के मैं इनको स्टोन एज में भेज दूंगा, उनका जवाब आया था कि हम तो 6000 साल पुरानी तहजीब है, हमारा कल्चर है, हम पूरे यकजा हैं, हमारे यहाँ डिवीजन नहीं है। तो ये चीजें जो है ना अब इनको समझ में आ रही है, बल्कि अब इनकी क्या कहते हैं जो भी रशीद साहब ये समझाइएगा कि डिक्टेशन जो देखने वाले हैं, क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प ने या अमेरिकन जो वो थिंक टैंकर्स हैं या जो डिसीजन मेकर हैं, उन्होंने जो है ईरानियों पे कोई भी प्लानिंग नहीं की थी, कोई भी रिसर्च नहीं की थी कि ईरान पे अगर जा रहे हैं तो उनके नतीजे क्या निकलेंगे, दूरअंदेश नताइज के लिए। जब भी आप इवन कि आज मैं घर से निकलता हूँ, पहले तो आप और अमेरिका में हमने देखा है कि पहले तो आप वेदर देखते हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी, फिर निकला जाए। ये तो आप जंग करने निकले से, आपसे मुराद यानी कि अमेरिका रिजीम चेंज करने निकला था, तो वो कोई पहले अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कोई फैसला हो सकता है। हाँ हाँ, ये सबसे बड़ी वजह यही तो हुई। तो एक तरफ तो मुज़ाकरात हो रहे थे और उन्हीं के दरमियान इन्होंने हिट कर दिया कि ईरान पे, और ये सारा कहने इसराइल नेतन्याहू के कहने पे हुआ, क्योंकि बाकी प्रेसिडेंट जो है ना उनको काफी पुश किया गया, लेकिन वो उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन ट्रंप जो है वो एकदम आके उन्होंने कहा ठीक है जी, इनकी टॉप लीडरशिप को खत्म कर देंगे तो हमारी फतह हो जाएगी और हम विक्ट्री डिक्लेयर कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और ये इनको अभी है कि आप देखिए जंग के थोड़े से दिनों के बाद ये सब की इंटेलिजेंस वगैरह इन सब की ब्रीफिंग होगी, इनसे पूछा जाएगा कि आपने ये इंफॉर्मेशन कहां से ली। हालांकि कुछ इनके इंटरनल क्या कहते हैं इंटेलिजेंस वालों ने कहा था कि ये वो चीज नहीं है जिसको हम आसान समझते हैं, ये बहुत मुश्किल हमारे लिए होगा। लेकिन चूंकि ट्रंप नहीं माने और नेतन्याहू की बात मान गए, अब उनको नुकसान हुआ है। अब देखें, अब इंटरनली तो उनको बहुत मसला हो रहा होगा कि ये हमने क्या किया, कहां फंस गया। कि इसको देखें, इसका बेनिफिशियरी मेन जो है वो चाइना है। आपको पता होगा ईरान ने कहा था कि अब मैं पैसे जो है यन में लिया करूंगा। मैं अमेरिका हरगिज नहीं चाहेगा कि मिडिल ईस्ट में उसका इन्फ्लुएंस खत्म हो। हालांकि अब मिडिल ईस्ट कंट्रीज को पता चल गया है कि देखें ईरान अमेरिका जो है वो हमें तो क्या, वो तो इसराइल को बचाने के चक्रों में हम लोग वैसे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां के बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया है। मुझे एक कमर्शियल ब्रेक का कहा जा रहा है। चारों मेहमान साथ हैं, हसन हबीब साहब आप भी साथ हैं, ब्रिगेडियर रिटायर गुलाम मुर्तज़ा कुरैशी साहब, और जो है हमारे साथ चारों गेस्ट मौजूद हैं। वञूं पिया ब्रेक तो वापस ईंदासीं त ॻाल्हि कंदासीं त नताइज छा निकिरंदा ऐं फ़ैसिले जी घड़ी में कहिड़ो फ़ैसिलो अचणो आहे ऐं उनजो बि इंतज़ारु आहे। हिकु बार में भली चवां ॻाल्हियूं पिया जेको आहे सो कामयाबु सफ़ारती तालुकात ऐं अमन जे लाइ जेको आहे सो पाकिस्तान जूं कोशिशूं, ऐं हिन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त हिन वक़्तु सॼी दुनिया जूं नज़रूं पाकिस्तान इस्लामाबाद ते आहिनि, ऐं इस्लामाबाद में अमरीका ऐं उन सां गॾोगॾु ईरान सां पाकिस्तान जूं जेके कोशिशूं आहिनि उहे वॾियूं अहम आहिनि। ऐं ॾिसणो इहो आहे त पाकिस्तान जेके कोशिशूं करे पियो उन जा नताइज छा पिया निकिरनि। असां सां गॾु असांजो पैनल मौजूदु आहे, हलंदासीं उन्हनि ॾे। हसन हबीब साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा कि एक तो सवाल यहाँ पे बड़ा अहम है कि क्या जो इस वक्त जो शराइत हैं, जो नुकात थे पाकिस्तान को दिए गए थे 15 और 10 नुकात, अगर अमेरिका की और ईरान की बात करें, ईरान की तरफ से तो पूरा दिन हमने देखते रहे, बात करते रहे और कल भी, और ईरान की जो है कह सकते हैं कि तेहरान की तरफ जो नुकात है उनमें कोई इतना बड़ा अभाम भी नहीं है, कोई इतने सख्त शराइत भी नहीं है। समझा जाए कि जो अमेरिका है वो कोई और मज़ीद शर्त रख सकता है। नहीं, मेरा ख्याल में अमेरिका की जो शराइत हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं। उनको उन्होंने डिवाइड करके फैला दिया। टेक्निकली 4-5 हैं, जिसमें न्यूक्लियर है। जब न्यूक्लियर में आप सबको पता है कि कोई मसला नहीं। 27 फरवरी को ओमानी फॉरेन मिनिस्टर ने ऐलान किया था कि ईरान मान गया है। ईरान का बेसिकली कंसर्न ये था, जिसपे हमने भी उनको बड़ा सपोर्ट किया था, कि सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए उनको न्यूक्लियर यूज करने की इजाजत है और सब मुल्कों को है। उसके बाद वो अपनी सॉवरेनिटी की बात करते थे, तो अमेरिका को उस पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मसला अमेरिका का आना है जब ईरान वॉर रेप्रेशन मांगेगा, जो उसका हक है, या वो न्यूक्लियर पे तो मान जाएगा, मिसाइल और ड्रोन्स पे नहीं मानेगा। अच्छा, ईरान न्यूक्लियर पे तो सिग्नेटरी है एनपीटी का, लेकिन एमटीसीआर जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, उस पे वो एग्री नहीं करता है। और इस लास्ट ईयर की जून की जंग में
और इसके बाद मौजूदा जंग में, दोनों जंगों में ये बिल्कुल हमें पता चला है कि ईरान का जो रिस्पांस है वो ड्रोन और मिसाइल पर है। और इस जंग में तो खास तौर पे लास्ट पोर्शन में से लास्ट 10 दिनों में तो ईरान के जो वो थे मिसाइल्स थे, उनकी एक्यूरेसी और उनकी लिथैलिटी बढ़ती चली जा रही थी। तो इसका मतलब ये है कि वो उस पर कभी भी नहीं मानेंगे। इसके अलावा हुर्मुज पे प्रॉब्लम होगा, ईरान चाहेगा, अब उसको पहली दफा पता चला है कि वो हुर्मुज से कमा भी सकता है, $2-2 मिलियन लेके लोग निकले। क्योंकि देखिए ना, अगर एक टैंकर एक दिन आइडल होता है तो वो $500,000 का नुकसान करता है, और उसके अलावा भी बहुत सारे उसके नुकसान आते हैं। तो अक्सर मुल्कों ने वो करेंसी युआन में देके अपनी जान छुड़ा ली और निकल गए वहां से। तो ईरान को एक नया सोर्स ऑफ इनकम पता चला, उसको ये पता चला कि ऑयल वो 115-118 में बेच सकता है बजाय 70-80 के। तो ईरान के लिए तो ये एकदम बोनेंजा हो गया एंड में। तो ईरान शायद दोबारा हुर्मुज पे कोई ऐसा मैकेनिज्म चाहेगा कि उसका कंट्रोल या उसकी आमदनी वहां से हो। तो अमेरिका को ये बिल्कुल मंजूर नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका अगर इस तरह की कोई चीज मंजूर करेगा तो उसके सारे गल्फ के पार्टनर्स उससे नाराज हो जाएंगे। ऑलरेडी उसके गल्फ पार्टनर्स उससे नाराज हैं। मगर तो जो ममालिक हैं, ईरान ने पहले भी क्या स्टेट ऑफ हुर्मुज पे भी बात की कि जी हम जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं उनसे बैठ के कोई मैकेनिज्म, कोई फार्मूला तय करेंगे कि किस तरह से ये ईरान का जो असल टेरिटरी हमारी है कि यहाँ से जहाज़ कैसे गुजरेंगे, क्या किस तरह से होगा। तो करीबी ममालिक जो हैं उनको हम इसमें शरीक करेंगे और फैसला करेंगे। तो ये भी कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन उसमें ओमान और यूएई एक साइड पर है जहां बिल्कुल तंग हो जाती है हुर्मुज, और उसके दूसरी तरफ ईरान है। तो ठीक है, वो उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। ओमान से तो ईरान के वैसे भी ताल्लुकात बेहतर हैं। यूएई से ताल्लुकात शहंशाह ईरान के जमाने से खराब हैं, जब उन्होंने 3 आइलैंड्स पे जिन पे यूएई का क्लेम था, अबू मूसा, ग्रेट और लेसर तुम पे, उस पे कब्जा कर लिया था वो। लेकिन वो तो रेवोल्यूशन से पहले का मसला था, और वो अब तक लिंगर ऑन कर रहा है। तो ये हुर्मुज पे ईरान अब अपना कंट्रोल चाहता है, क्योंकि उनकी प्रॉक्सिमिटी है। अमेरिका को इस पे बहुत एतराज होगा, क्योंकि देखिए उसमें से सिर्फ वो गुजार नहीं रहे जहाज जिन्हें हम कमर्शियल या ऑयल टैंकर समझते हैं, उसमें अमेरिका के और दूसरे मुल्कों के मिलिट्री वेसल्स भी जाते हैं। और अब अगर उस पर कोई ऐसा कंट्रोल होता है जिस पे आते जाते हैं तो तफसीलात मांगना शुरू करेंगे, तो फिर अमेरिका अनकंफर्टेबल होगा। बाकी जो है वो माइनर डिटेल्स हैं। जो सबसे स्टिकी पॉइंट होगा वो होगा जिसपे मुश्तबा खामनई साहब ने भी जो एड्रेस किया था, उसमें उन्होंने अमेरिका को साफ साफ कहा था कि आप एज सून एज पॉसिबल निकलिए। हसन साहब साथ ही रहिएगा। मैं ब्रिगेडियर रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की तरफ जाऊंगा। कुरैशी साहब, अगर देखा जाए कि कोशिश की गई, जो कि सुबह से हम और कल से मुख्तलिफ जो है वक्तन खबरों में और प्रोग्रामों में ये डिस्कस भी कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे बहुत बड़ी खबर है कि एक तरफ जब ईरान बात करने के लिए तैयार था, अमेरिका निकल चुका था, ईरान निकल चुका था, उस वक्त जो है इसराइल की जानिब से लबनान पे हमला। फिर आप इस वक्त यूरोप पे मौजूद हैं, मगर इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय ममालिक ने भी बड़ा सख्त रद्द अमल दिया, ख़ास तौर पे नेतन्याहू को लेकर, और उन्होंने तो इतना भी कह दिया कि अब इसके साथ कारोबार और तिजारत तक ख़त्म करने का उन्होंने जो धमकी दी है। तो क्या इस वक्त अमेरिका और बिलखुसूस इसराइल और इसराइल में जो अपोजिशन है, लोग वो नहीं समझ पा रहे हैं कि नेतन्याहू जो इक़दाम करने जा रहे हैं वो तो पूरी दुनिया से पहले ही कटे हुए हैं, और मज़ीद जो है यूरोपीय ममालिक और थोड़े बहुत जो हक में मुल्क थे वो भी अभी हमसे दूरी अख्तियार कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मसला ये है कि यहाँ ये है कि आप यूरोप को देखें कि पहले यूरोप न्यूट्रल हुआ करता था इसराइल के मामले में, क्योंकि अमेरिकन इंग्रेस बहुत ज़्यादा थी, और अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इसराइल में जिस तरह से अभी भी है, पहले भी थी, तो बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से कोई इस तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसराइल को जो है ना उस पर कोई तोहमत नहीं मार रहे थे या उस पर कोई इंडिकेट नहीं कर रहे थे। अब सिचुएशन ये है कि चूंकि अमेरिका ने खुद यूरोप से थोड़ा सा फासला कर लिया है, जिस तरह से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के साथ जो बात हुई है, या इस तरह से कहना कि ये मेरे मुश्किल वक्त पे काम नहीं आए, या
जिस तरह से फ्रांस और जर्मनी ने आपके हॉर्मस के मामले में जो रिप्लाई दिया है, इसी तरह जापान और कोरिया ने जो जिस तरह रिस्पॉन्स दिया है, तो अब इंटरनेशनली तमाम जितने भी मुल्क हैं, जो भी यूरोप में या चाहे एशिया में हो, जो खामोश थे, वो इस वक्त ऑल टुगेदर एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ चले गए हैं कि वो इसराइल इस वक्त जब एक चीज चल रही है और बात है 10 पॉइंट की, एक एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट है जिससे हम दो एग्री पार्टीज हुई हैं कि अब इसमें आपका लेबनान शामिल होगा कि उस पर कोई अटैक नहीं किया जाएगा, उसकी खिलाफ वर्जी करना और अभी इससे और ज्यादा शिद्दत से बम्बार्डमेंट करना और मासूम जानों का जाया करना, शहादतें करना, ये कोई ठीक बात नहीं है। तो इसलिए अब दुनिया के अलावा सिर्फ हमारे इवन हमारे गल्फ स्टेट्स भी ये देख रही हैं, चूंकि इनका भी इंटरेस्ट है। तो ये कोई लेबनीज और फलस्तीनी, ये कोई फारसी नहीं है, दे पर्शियन नहीं है, दीज आर अरब। तो उनको भी ये देखना पड़ेगा और दे विल कम एंड देखेंगे आप अभी आस्ता आस्ता, चूंकि ये सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि इसराइल ने ऐसी चालाकी करके इन मुल्कों को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। तो अब आस्ता टाइम आएगा और उस वक्त आप ये देखेंगे कि ये सबकी एक ही आवाज में कि लेबनान जिस तरह गजा के साथ किया, फलस्तीन के साथ, इस तरह लेबनान ये ठीक जो है वो। मगर इससे आगे अगर इसको आप वाली खबर को आगे बढ़ाए, इससे आगे भी यूरोपीय ममालिक ने कह दिया कि हम वह लबनान को जो है फलस्तीन बनने नहीं देंगे। तो इससे साफ जाहिर है कि जब इस वक्त यूरोपीय यूनियन कह रही कि हम जो है लबनान को फलस्तीन होने नहीं देंगे, तो उनको फलस्तीन का भी इल्म है, उस पर भी वो बात करते आए, मगर अब लबनान के लिए तो वो खुल के सामने आ गए। नहीं, बिल्कुल वो इसीलिए उनको आना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अभी देखा है कि इसराइल ना किसी की बात मानता है, ना अक़वाम मुत्तहिदा की मानता है, यूएन रेजोल्यूशन को मानता है, और ना कोई उनकी कोर्ट को मानता है, और ना ही इनकी सिक्योरिटी काउंसिल को मानता है। तो डेफिनेटली, और इसके अलावा जो अमेरिका जिस तरह से वो गारंटी दे रहा है कि वहां अटैक और हमले नहीं होंगे, और वो किए जा रहा है, तो अब ये कोई न्यूट्रल आदमी भी कोई इस पे जो है ना वो उसको मदद नहीं देगा किसी भी सूरत में, या उसकी जो है वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो अब वो अगेंस्ट हो गए हैं। और जिस तरह से मैंने आपको कहा कि मुझे इनसे ज्यादा इस गल्फ कंट्री से पर उम्मीद हूं बहुत ज्यादा कि ये इससे आगे जाके, क्योंकि इनकी जो है अंडरस्टैंडिंग चूंकि अमेरिका के साथ ज्यादा है जो इस वार के बाद भी, तो शायद काफी जो हद तक इसराइल अपने जो है वो अपने हिस्से में ही रहे और अपने मुल्क में ही रहे, बाहर ना आए, जंग के इस खोल से निकल आए। और ये पॉइंट चूंकि बहुत ही, जिस तरह से आपने पिछली अभी पूछा कि जो खास पॉइंट क्या होगा, वो मेरे हिसाब से यही होगा कि लेबनान और इसी पे ही होगा। हॉर्मुज तो डेफिनेटली, या न्यूक्लियर तो डेफिनेटली, मिसाइल डेफिनेटली, और नो वार पैक्ट डेफिनेटली उसमें भी हो सकती है, लेकिन जो सबसे इग्निशन देगा, इग्नाइटर होगा, वो लेबनान होगा इसके लिए, ईरान के लिए, चूंकि वो ईरान की ही जो है वो उसमें तमाम जो है वो कम्युनिटी जो है वो सपोर्टिव है। तो डेफिनेटली ये वो सबसे बड़ा इम्तिहान होगा इस डायलॉग। बरगीर साहब साथ ही रहिएगा, न्यूयॉर्क जाएंगे जहां से हमें आगा सालेह साहब भी मौजूद हैं। आगा सालेह साहब वो शख्स हैं कि जिन्होंने जो है कोशिश की थी, पाकिस्तान के लिए भी करते रहे हैं, और यूनाइटेड नेशन और बिलखुसूस इलेक्शन में इन्होंने एक बात की थी कि अब जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प ही आएंगे, और प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए जो इन्होंने जिसको कह सकते हैं पेशन गोई वो भी की थी। और उस वक्त भी उस बात को देखा गया था ग्राउंड पे कि हाँ वाकई जो है वो आने वाले हैं। और उनके आने के बाद जो है जिस तरह से कहा गया कि शायद पूरी दुनिया में अमन आएगा और जंगें नहीं होंगी, क्योंकि वो तो जंग चाहते ही नहीं है, मगर वो जंगों की तरफ कैसे चले गए और इसराइल के हाथों जो इस्तेमाल हुए उसकी वजह क्या बनी, मुख्तलिफ पूरी दुनिया में सोच रखने वाले लोग सोचते हैं और ख़बरें आती हैं। आगा साहब आपकी तरफ आऊँगा, समझाइएगा कि ये तो अमन के दाई थे, अमन के जो है अलंबरदार थे, और इनकी डे फर्स्ट से जो था कि वो तनकीद करते थे कि जी जंगों से हासिल मकसद नहीं है, कारोबारी शख्सियत थे, जो है आगे बढ़े, अमेरिका फर्स्ट का नारा था, मगर ये इस्तेमाल इसराइल के हाथों कैसे हो गए?
आगा साहब। जी जी मोदी साहब, बात यह है कि सदर ट्रंप ने अमेरिका के अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाई है। ये बुनियादी चीज है। किसी भी जंग की कामयाबी का दारोमदार उसके अंदर जो अवाम का जो एक सपोर्टिव एटीट्यूड होता है वो उससे रिफ्लेक्ट करता है। और वो सपोर्टिव एटीट्यूड ये था कि एक तरफ उनकी इंतखाबी मुहिम में सदर ट्रंप को मुहिम के दौरान ही इम्पीच करने की बातें हो रही थी, उनको गिरफ्तार करने की बातें हो रही थी, उनको बैलेट से आउट करने की बातें हो रही थी। लेकिन जुलाई 31, 2023 को जो बात मैंने कही थी, डिस्पाइट ऑल ऑड्स प्रेसिडेंट ट्रंप इज विनिंग लैंडस्लाइड, वो बात बड़ा तमस्कुर उड़ाया गया था मेरी इस बात का। और इसको यानी लोगों ने यानी मुझे ये यानी इस पे हैरत का इजहार किया, और लेकिन वक्त ने वो बात साबित की। आज मैं फिर अमेरिका की ग्राउंड रियलिटी से बात कर रहा हूँ जी। अमेरिका की 230 मिलियन की जो आबादी है, उस आबादी में तमाम रिपब्लिकन नहीं है, तमाम ज़ायनिस्ट नहीं है, तमाम ईसाई नहीं है, तमाम मुसलमान नहीं है, तमाम यहूदी नहीं है। एक ऐसी कौम है जो मुख्तलिफ अक़वाम से मिलकर वजूद में आई है। एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी वहां पाई जाती है। और उनकी अक्सरियत में वो जो ज़ायनिस्ट लॉबी थी, उसका जो असर और रसूख था वो इस कदर ज्यादा था कि 9/11 के बाद आप ये देखिए कि जॉर्ज बुश ने क्या कहा था। यानी चंद घंटों में 9/11 के चंद घंटों में उन्होंने टीवी पे आके क्रूसेड का नारा लगाया। और उस क्रूसेड के नारे के पीछे जो मुहर्रिकात थे, कौन लोग थे वो जिन्होंने उनको ये कहा कि क्रूसेड का नारा लगना चाहिए जी। वो यही ज़ायनिस्ट लॉबी थी। और वो उस वक्त 9/11 जो हुआ था उसकी आड़ में वो दुनिया पे अपनी तौसीह पसंदी करना चाह रहे थे। और उसके नतीजे में अमेरिका में भी तबाही हुई, पूरी दुनिया में तबाही हुई। अमेरिका को अफगानिस्तान में इंगेज किया गया और अमेरिका की मईशत पे बुरे असरात पड़े। लेकिन ये बहुत काबिल जिक्र बात है कि उस वक्त की अमेरिकन डीप स्टेट एंड एस्टेब्लिशमेंट इतनी समझदार जरूर थी कि चंद ही घंटों में जॉर्ज डब्ल्यू बुश के वो जो था क्रूसेड का नारा, उससे उन्होंने माजरत की, माफी मांगी जी। और उससे वो इनहराफ कर गए। लेकिन बदकिस्मती यहाँ पे है कि यहाँ पे जो शख्स अपने अवाम को ये बता रहा है कि आई विल ऑब्लिटरेट द डीप स्टेट, यानी जब मैं ये पेशन गोई कर रहा था तो इस बुनियाद पे कर रहा था कि वो अमेरिका के अवाम की दिल की बात कर रहे हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे कदीम तरीन मॉडर्न सिविलाइजेशंस में जमहूरियत है, और सबसे बड़ी जमहूरियत को जो नुकसान नाकाबिल तराफी पहुंचा है उन वैल्यूज का, वो नो किंग के उन मुजाहरों से साबित हो रहा है। तो आज सदर ट्रंप को अपनी इंतखाबी मुहिम जो चला रहे हैं वो अपने इक़्तिदार को कायम रखने के लिए मिड टर्म इलेक्शन में, उसमें नाकामी का सामना है। और दूसरी बात यह है कि सदर ट्रंप ने जो बहुत ब्लंडर्स किए हैं, जो वो दुनिया में लोगों को कहते आए हैं, वो ब्लंडर्स ये हैं कि उन्होंने इजराइल के जो सदर और वज़ीर जो हैं वो नेतन्याहू, उस शख्स को करप्शन उन्होंने जी इजरायली सदर के सामने, जिसे आदमी जिसको हिमायत नहीं है, उसके अवाम की हिमायत नहीं है, सदर ट्रंप मिलकर भी ये जीत नहीं पाएंगे। और इस वक्त जेडी वैंस जो यहाँ मौजूद है वो अमेरिका के आने वाले सदर हैं, और एक सदर पाकिस्तान में मौजूद है। सदर ट्रंप का इक़्तिदार का सूरज गुरूब होता नजर आ रहा है, और ये पूरी दुनिया ने उनसे मुंह मोड़ लिया है जिस रगूनत से, बिल्कुल। और उसके विजय में आज आपके सामने है, वो पूरी दुनिया के सामने खुल। बिल्कुल आगा साहब, साथ ही रहिएगा। तलत रशीद साहब की तरफ जाएंगे शिकागो। तलत रशीद साहब, अगर बात की जाए सियासी पार्टियों में भी इख्तलाफात होते हैं, कोई भी फैसले होते हैं, अगर क़यादत कोई भी फैसला करती है तो पार्टी में निचली सतह पर कारकुन से लेके ऑफिशियल बैरियर तक जो है वो उसकी मुखालफत भी करते हैं और कहते हैं कि पार्टी में कि ऐसे बयानात और ऐसे इक़दाम और ऐसे सियासी तर्ज अमल से जहाँ पर मुल्क को और कौम को नुकसान हो ही रहा है, वहाँ पे पार्टी भी बहुत डैमेज हो रही है। कि आगा साहब की इस बात से इत्फाक करेंगे कि अगले प्रेसिडेंट जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो वापस जब जाएंगे और शायद ऐसा फैसला हो कि जो है ट्रंप साहब को घर जाना पड़े। जी हाँ, यहाँ बातें इम्पीचमेंट की चल रही हैं। अभी भी
कि हो सकता है कि इनको इम्पीच कर दें, बल्कि उससे पहले भी जब ये रन कर रहे थे तब भी ये अफवाहें रोटेट कर रही थी कि वाकई इनको इम्पीच किया जाएगा। इधर अब जो मसला ये हो रहा है कि ये एप्स्टीन फाइल यहाँ पे इसमें काफी लोग इन्वॉल्व हैं और ट्रंप नहीं चाहता कि ये उभर के सामने आए। इसी तरह नेतन्याहू के उसको अपना मसला वो करप्शन के केसों में फंसा हुआ है। तो ये चीजें जो हैं इनको डिवर्ट करने के लिए इन्होंने ये सारी चीजें पैदा की हैं। जहां तक ताल्लुक है कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट का, देखे ना, मैं चूंकि डोनाल्ड ट्रंप की कोalition टीम का मेंबर हूं और हर महीने हमें मेल में आती हैं या ईमेल में आती हैं कि ट्रंप की परफॉर्मेंस बताएं, कहाँ ये लैग कर रहा है, कहाँ जो है ये अच्छा काम कर रहा है। तो इस दफा पहली दफा मैंने देखा है जो रिपब्लिकन के पार्टी के जो लोग हैं, जो जिनको मैं जानता हूँ अमेरिकन भी हैं, वो ट्रंप के इस जो भी ये काम कर रहे हैं उसकी फेवर में नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि ये जिसकी वजह से हमने इनको मुंतखब किया था ट्रंप को, वो काम नहीं करे। शुरू में हालांकि इन्होंने किया इमिग्रेशन की रिफॉर्म, वोटर्स क्या कहते हैं रिफॉर्म्स, वो उन्होंने की, वो बहुत अच्छी आइंदा बात थी। बल्कि ये तक ट्रंप ने कहा था कि मैं हर फैमिली को $2000 दूंगा, जो कि टैरिफ की वजह से हमें बचे हैं। लेकिन वो चीजें सारी पीछे हट गई और ये जंग के अंदर घुस गए। वो बहुत गलत हुआ, अब ये पछता रहे हैं, लेकिन इट्स टू लेट नाउ। जहां तक जेडी वैंस का ताल्लुक है, दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि ठीक है, अगर तो ट्रंप इम्पीचमेंट होती है तो वो तो बाय डिफॉल्ट उनको बना दिया जाएगा, लेकिन उनके चांसेस बीइंग अ प्रेसिडेंट इलेक्शन में अगर आएंगे तो उनको मसला होगा, क्योंकि काफी लोग वो कह रहे हैं कि अभी ये बहुत इमेच्योर है, इसको इतना तजुर्बा भी नहीं है। तो काफी दूसरे कैंडिडेट जो हैं, जैसे टेड क्रूज वगैरह हो गए, या 2-3 और कुछ हैं जो मेन लाइनर्स हैं रिपब्लिकन पार्टी के, वो शायद आएंगे और इलेक्शन के लिए लड़ेंगे। और वो ये नहीं चाहते कि वो ट्रंप का लेबल लेके आ गए हैं, क्योंकि ट्रंप ने जो भी किया है, एवरेज पर्सन बल्कि जनरल पब्लिक जो है वो बिल्कुल इसके खिलाफ है। देखें, जहां तक ये वोटिंग का ताल्लुक होता है ना, कुछ लोग होते हैं 100% वो रिपब्लिकन पार्टी के होंगे, चाहे ट्रंप गलत काम कर रहा है चाहे नहीं। कुछ लोग जो है वो 100% अगेंस्ट होंगे, चाहे वो गलत काम करे नहीं। तो जो आपने आवाम जो इन द मिडल है, जो अनडिसाइडेड वोटर्स है, उनकी ओपिनियन लेना चाहती है। जो इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंशियल या जो भी इनके कांग्रेस के, तो उन लोगों को कैप्चर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो किसी भी तरफ झुक सकते हैं। तो इसीलिए अब ये जो डैमेज कंट्रोल है, अब ट्रंप का काम है कि वो पूरा, बल्कि जेडी वैंस भी यही करेंगे, वो डैमेज कंट्रोल करेंगे, जाके लोगों को बताएंगे जी कि हमने जल्दी जल्दी ये मसला सॉल्व कर दिया है। और इस दफा ट्रंप जो ईरान जो है उसकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। अमेरिका झुकेगा, इतना नहीं झुकेगा, लेकिन जो उसके जायज मुतालबात हैं वो अमेरिका उसको सुनेगा, या कुछ हद तक उसको कर्टेल करके कहेगा ठीक है जी, गिव एंड टेक कर लेते हैं, कुछ ये कर ले, कुछ हम कर लेते हैं। क्योंकि अब प्रेशर जो है वो खाली ये नहीं कि लोकल है, वो यूरोपियन नेटो वगैरह का बहुत ज्यादा प्रेशर है ट्रंप के ऊपर। और मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी अब दोबारा सोचेगी कि वाकई ट्रंप चाहता है कि हम अमेरिकन साहब, ये पहली दफा हुआ है कि ऐसी जंग में यूएस निकालना चाहिए। अब ये मुश्किल होगा क्योंकि ट्रंप अपना इन्फ्लुएंस चाहेगा, लेकिन मिडिल ईस्ट कंट्रीज को ये दे हैव टू रीथिंक इट कि अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है जिससे वो भी ठीक रहे। और अब ईरान एक किस्म की मिडिल ईस्ट में सुपर पावर बन के आया है, जो कि अमेरिका पसंद नहीं करेगा, और इसके पीछे चाइना और रशिया जो है उनको फायदा होगा, और वो यही चाहते हैं कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस वहां से निकले और हम लोग यहाँ पे जंप इन करें। मगर तलश साहब, पहली दफा होगा जो कि बातें सामने नजर आ रही हैं कि इतने 40 साल का अरसा है ईरान का, और उसके साथ साथ जितनी भी जंगें हैं वो कहीं ना कहीं नेटो के अलाइंस और यूरोपीय ममालिक की अमेरिका को हिमायत रही है, या अमेरिका की उन ममालिक को हिमायत रही है। अगर देखा जाए कि पहली दफ़ा जो कि इसको दुरुस्त भी कीजिएगा तमाम लोग जो बैठे हैं पैनल में, कि पहली दफ़ा उस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप को जिस तरह से जवाब दिया गया कि आपको फ़िज़ाई हुदूद भी इस्तेमाल करने नहीं देंगे, ये बहुत बड़ी बात समझी गई अमेरिका में और अमेरिका के अवाम और अमेरिका में सियासी हलकों में, कि और तो सही मगर अब फ़िज़ाई हुदूद भी इस्तेमाल करने के लिए यूरोपीय ममालिक ने जो है हाथ ऊपर कर दिए। असले के जो साइन किए हुए मुआहदे थे वो भी कैंसिल कर दिए जंग ख़त्म होने तक।
जी हाँ, नहीं, ये बिल्कुल देखा ना, उन्होंने जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने इनको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया है। देखा ना, स्पेन वगैरह, उन्होंने कहा जी हम अपने सफीर वापस बुला रहे हैं, बल्कि यहाँ तक ईरान ने एक दफा ये भी कहा था कि जो मुल्क अपने एम्बेसडर्स को इसराइल से वापस बुला लेगा हम उनकी मदद करेंगे। तो देखे ना, ये है जो बोल्ड पॉइंट्स जो नेटो कंट्रीज ने लिए हैं कि अमेरिका को कहा कि ठीक है जी, जो तुमने करना कर रहे हो, हम जो है हक की बात पे रहेंगे, हम तुम्हारी वार जो इजराइल की वार है उसमें हम लोग नहीं शामिल होंगे। हाँ, अमेरिका की अगर हो तो दैट्स अ डिफरेंट। यहाँ के लोग भी यही कहते हैं, बल्कि यहाँ के जो वेटरन्स वगैरह है वो भी यही कहते हैं कि हम इसराइल के लिए क्यों अपनी कुर्बानियां दें, क्योंकि इसराइल से हमें क्या है, कोई ज़ायनिस्ट है। अब देखिए टकर कार्लसन, आप शायद सुनते होंगे, वो जो हालांकि ट्रंप की बहुत फेवर में था, वो और मेगन जो है वो भी उनके फेवर में थी, सारे ट्रंप के खिलाफ हो गए और ओपनली क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये ट्रंप जो है वो इसराइल की बातों में क्यों आया है, और ये जो है बहुत नुकसान हो रहा है इनको। और वो तो क्रिश्चियन जो है यहाँ पे लॉबी, बल्कि पोप जो है वो भी उन्होंने भी अपना जो मैसेज दिया था ईस्टर के ऊपर, यही कहा था कि ट्रंप को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्रिश्चियन वैल्यूज जो हैं उनको पूरा स्ट्रांग रखना चाहिए। क्योंकि अब देखिए ना, यहाँ के जो क्रिश्चियन जो हैं वो ये समझते हैं कि इसराइल जो है वो टेक ओवर कर रहा है, कि वो हमारी क्रिश्चियन वैल्यूज जो हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है। और ये ट्रंप को अभी ब्रीफिंग दी जा रही है कि ये जो तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, तुम सबको नुकसान पहुंचाओगे। और ये हो सकता है कि इसकी वजह से ट्रंप जो है ना अपने थोड़ी सी लीनियंसी रशीद साहब, ये भी बताइएगा, एक सवाल बड़ा अहम पैदा होता है कि अगरचे आज फैसला हो जाता है और कहीं ना कहीं कुछ लो और दो की बात होती है और उसमें अमेरिका कोई ऐसा फैसला कर देता है, क्योंकि अभी तक कोई हतमी फैसला मेरे सामने नहीं आया तो वक्त से पहले कोई ऐसी बात मैं नहीं करूँगा, मगर मैं आपका नुक्ता नज़र और तजिया हम कर सकते हैं, क्योंकि जो तजिया ये भी हो सकता है कि अगर और मगर की बात करते हैं, क्योंकि अगरचे ईरान को जो कुछ पाबंदियां हैं उनमें नरमी की जाए और ख़ास तौर पर लबनान का मामला भी हल्की जाने पर बढ़े और अमेरिका मज़ीद जो है इसमें तोसी कर देता है, तो समझा जाएगा कि अमेरिका में फिर प्रेसिडेंट ट्रंप और ट्रंप इंतज़ामिया की थोड़ी बहुत साख बच जाएगी और आने वाले इलेक्शन में इस वेपन को इस्तेमाल करेंगे कि जी हम गए, हमने ईरान को झुकाया, बातें मनवाई और कुछ लेके ही आए, दे के कुछ नहीं आए। नहीं देखे ना, अब ट्रंप तो यही चाहेगा ना, कि वो ही चाहेगा कि हम लोगों को बताएं कि क्योंकि मैं जंग के खिलाफ हूं। मैं आपको बताऊं, आपको मैंने जिक्र किया था पहले भी, मैं ट्रंप से 2-3 दफा मिल चुका हूं और मैंने काफी डिस्कशन की थी इस बारे में भी। तो वो ये कह रहा था कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और जहां बिजनेस हर्ट होगी, मैं अमेरिका को बिजनेस कंट्री समझता हूं और इसको बिजनेस की तरह रन करूंगा, इसलिए मैं जंगों के खिलाफ हूं, मैं जंग खत्म करने वाला हूं। हालांकि इसमें उसने ब्लंडर किया बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ आपकी बात में 100% एग्री करता हूं। लेकिन जहां तक ये ताल्लुक है कि एक दिन में फैसला हो जाएगा, नो, दिस इज इम्पॉसिबल। ये जब ये इस किस्म के मुज़ाकरात होते हैं तो वो टाइम लेते हैं। पहले जो बेसिक है उस पर इशू होंगे, उसके बाद फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड होगा, तब जाके ये सारी चीजें होंगी। लेकिन हर मुहादे पे जो भी होगा, जो भी ये लोग अकम्प्लिश करेंगे, उसमें एक पॉजिटिव व्यूज जो है वो पब्लिक में आएंगे। तो ट्रंप भी कहेगा जी ठीक है, हम यहां तक पहुंचे हैं, हम ये कर लेंगे और हम इस पे अमल करेंगे, इसमें गिव एंड टेक होगा, हम कुछ चीजें ईरान को मानने देंगे। मगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कहा है क्या ईरान के पास एटमी हथियार नहीं है, तो डील बहुत अच्छी है, वो ये फरमा रहे हैं अभी, कह रहे हैं कि अगर वो तो उन्होंने पहले भी कहा था। देखे ना, जब उन्होंने पहले कहा था जी कि हमने इनके सारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज वगैरह सबको इनके कुछ नहीं, तो फिर जंग में जाने का फायदा क्या हुआ? असल में चक्कर है, ईरान जो है ना, अब वो जो अपने उसके बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह जो भी हैं उस टेक्नोलॉजी को देना नहीं चाहता। वो कहता है कि मेरी प्रोटेक्शन क्या होगी, अगर मैं बिल्कुल दे दूंगा तो मैं तो बिल्कुल खत्म हो जाऊंगा, ये तो दूसरे दिन आके हमला करके हमें ओवरटेक कर लेंगे। तो ईरान ये नहीं चाहेगा। हसन हबीब साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, आप भी इस पे आप साथ दे सकते हैं मेरा होस्ट के तरह, क्योंकि जो दो मेहमान हैं हमारे अमेरिका से वो बड़े अहम हैं और उनका तवील तजुर्बा भी है, आपका भी सफारती तजुर्बा है। मगर जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि डील बहुत अच्छी है क्योंकि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं है, तो ये तो पहले भी था। और जैसे आपने कहा कि ओमान ने कहा, उससे पहले शहीद आयतुल्लाह खामनेई साहब का फतवा मौजूद था, उसके बावजूद जो है ईरान हर तरह से जो है ताउन कर रहा था, बातचीत कर रही थी। उस दौरान अगर इसराइल ने हमला कर लिया तो अमेरिका को तो सोचना चाहिए था फिर।
देखिए, हम तो शुरू से सारे स्पीकर इस पे एग्री कर रहे हैं कि जो है हमारा इजराइल वो टोटल स्पॉइलर है। जी इजराइल ये चाहता है कि ईरान को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया जाए, फिजिकल डैमेज, कि वो अगले 50 साल तक इजराइल के सामने सर उठा के बात ना करे। मिडल ईस्ट का वाहिद मुल्क जो इजराइल की आंखों में आंखें डाल के बोलता था वो ईरान था। अच्छा, इजराइल को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यूरोप की बैकिंग थी। ब्रिगेडियर साहब मुझे नजर नहीं आ रहे, लेकिन वो कंफर्म करेंगे कि गिल्ट की वजह से जर्मनी सपोर्ट करता था। जी लेबनान पे आके गड़बड़ ये हो गई कि वो फ्रांस की कॉलोनी थी, फ्रांस का ओपिनियन डिफरेंट हो गया। तो अब एक नई सिचुएशन है। और रिसेंटली जो नेटो के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने बदतमीजी की है, उसके बाद नेटो वालों को ये ख्याल आ गया है कि उनको अब अपना डिफेंस खुद करना पड़ेगा। अमेरिका ने इस जंग के चक्कर में यूक्रेन से भी हाथ हटा लिया है। उधर चाइना और ताइवान के बीच में भी नए नए इश्यूज शुरू हो गए, क्योंकि अमेरिका ने अपना फ्लीट वहां से हटा लिया। इस जंग में अमेरिकन नेवल पावर जो एक्सट्रीम और मोस्ट लीथल थी, अगर अमेरिकी बेड़ा किसी मुल्क की तरफ चलता था तो लोगों की नींदें खराब हो जाती थी, वो बिल्कुल खत्म हो गया। लिंकन कहीं और चला गया, जॉर्ज वॉशिंगटन कहीं और चला गया, और खुद और तो और जो यूके का एयरक्राफ्ट कैरियर था वो भी रिपेयर में चला गया। तो अगर आप गौर से देखें तो इस जंग ने बहुत सारे लेसन दिए। उनमें एक ये भी है कि हमें अब ये जो क्लासिकल मोड्स थे, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स यानी एयरक्राफ्ट कैरियर से दूर आना है और अवाम की तरफ जाना है। देखिए, उन्होंने तलत साहब ने बिल्कुल सही कहा था कि ईरानी अमेरिकन अवाम तो कहती भाई हमें गैस सस्ती चाहिए। गरीब लोग हैं, आप देखिए ना, वहाँ एक बल्क है जो लोग बेचारे सरवाइव कर रहे हैं, तो वो तो ये चाहेंगे कि चीजें सस्ती हो, ग्रोसरी सस्ती हो, फ्यूल सस्ता हो, ताकि वो इज्जत के साथ रह सकें। अब अगर फ्यूल महंगा हो रहा है, अगर $1 भी चला जाए गैलन के ऊपर, तो उनके लिए तो अजाब हो जाता है। तो घूमने फिरने वाली कौम है ना, हमारी तरह थोड़ी कि दफ्तर गए वापस आ गए। तो ये सब देखते हुए, और वहाँ जर्मनी के अलावा बाकी सारे मुल्क खुल के अब इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं। और ये बड़ा रिवोल्यूशन है। अभी मैं अमेरिकन मीडिया को जब सुनता हूँ, डिफरेंट लोगों को, तलत साहब ने भी कुछ नाम लिए हैं, तो वहां तो अब सवाल उठने लगा है कि क्या इजराइल को राइट टू लिव है या नहीं है। इजराइल कहता है ना, राइट टू सर्वाइव। देखिए, बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ के अगर आप स्टूडेंट हैं, और आप हैं, मुझे पता है, तो राइट टू सर्वाइव सिर्फ और सिर्फ कौम को होता है, लोगों को होता है, नेशंस को नहीं होता। यूगोस्लाविया टूटा, किसी ने क्यों नहीं कहा कि भाई ये तो इनका राइट टू सर्वाइव था। पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया, इस पाकिस्तान टूट के किसी ने हमें आके कहा कि भाई आपका तो राइट टू सर्वाइव था, ये क्यों हो गया। रशिया टूट गया 91 में, किसी ने जाके रशिया से हमदर्दी की कि आप, तो जो इजराइल ने एक जबरदस्ती नैरेटिव बनाया था कि कोई इजराइल के खिलाफ बोलता था तो वो डंडा लेके खड़े जाता कि हमारा राइट टू सर्वाइव है। अब एक नया नैरेटिव आ रहा है, और इजराइल का जो बिला वजह की जो उन्होंने एक नैरेटिव बनाया हुआ था, और वॉर ऑन टेरर में भी सारी दुनिया को तंग किया, वो सब खत्म हो गया। और अब इजराइल को मगर नुक्ता नज़र जो है आखिरी, अगर आपसे पूछा जाए कि पर उम्मीद हैं आप, जो कि हम भी हैं, सबको होना चाहिए, उससे आगे बढ़कर कि ब्रेक थ्रू जो है वो आज जो है उस तरह से तवक्को नहीं है जो कि लोग समझ रहे हैं कि शायद ये छोटा सा कोई दो मोहल्ले के बंदों की लड़ाई है, और बैठेंगे और एक वडेरा या चौधरी या जो है बंदा जो है आके कहेगा भाई तू भी राजी हो जा, तू भी राजी हो जा। ऐसा नहीं होगा। नहीं, देखिए, हम इजराइल के खिलाफ बोल भी रहे हैं, इजराइल ने ज्यादती भी की है, लेकिन ये मत भूलें कि अमेरिका ने बहुत इन्वेस्ट किया इजराइल पे। अमेरिका इतनी आसानी से इजराइल को डंप नहीं करेगा। वो इजराइल की के उनके इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करेगा, क्योंकि लॉन्ग रन में इजराइल ही अमेरिका के एजेंडे का प्रोटेक्टर है। तो ये सर साथ ही रहेगा। आगा साले साहब की तरफ जाऊंगा। आगा साहब, अब जो नुक्ता नज़र है हसन हबीब साहब का, वो कह रहे हैं कि इसराइल की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, अमेरिका इतनी जल्दी इसराइल से हाथ नहीं निकालेगा। तो समझा जाए कि वाक़तन ये जो अब टॉक्स हो रहे हैं, जो बात हो रही है, तो फैसला कुन जो है, हम दुआ को हैं कि कहीं ना कहीं नताइज जल्द आए, मगर आपको लग रहा है कि नताइज आने में कुछ टाइम लगेगा, कुछ दिन लगेंगे? देखिए, ये जो मुज़ाकरात का एक स्केड्यूल तय है, और इसमें अगर इसमें मुस्बत पेशरफ्त नहीं होती है,
तो शायद हम जो गैर एलानिया आलमी जंग में पूरी दुनिया शामिल है, ये आलमी जंग जो है जिसे तीसरी आलमी जंग कहा जाता है, ये छिड़ चुकी है और ये गैर एलानिया है। लेकिन गैर एलानिया होने के साथ साथ ये देखिए कि जो दुनिया में जो था उसका किरदार आपकी अक़वाम मुत्तहिदा का सदर ट्रंप और इसराइल की मुश्तरका कोशिशों से वो बिल्कुल लिमिटेड कर दिया गया है। और उस लिमिटेड होने के बाद बोर्ड ऑफ पीस बनाने का मतलब क्या था कि भाई हम बाहर बैठ के फैसले करेंगे ताकत की बुनियाद पे, और सदर ट्रंप ने यूनाइटेड नेशंस को ड्यू शेयर्स देने से इनकार कर दिया था। फिर इसी तरह से उन्होंने अपने यूरोप में इत्तेहादियों को अपने मुखालिफ से किया। इसी तरह से उन्होंने कनाडा को यानी इलेक्शन जीतने के बाद कहा कि कनाडा को हमारे साथ हमारी एक रियासत बन जाना चाहिए। फिर जिस तरह से वेनेजुएला में उन्होंने किया, जिस तरह से अरब दुनिया में हुआ, जिस तरह से मिडिल ईस्ट में हुआ, और पिछले दहाइयों में तो 10 वर्षों में इराक के साथ जो हुआ, फिर उसके बाद लिबिया के साथ जो हुआ, शाम में जो हुआ, ये सब तब्दीलियां वो ये समझ रहे थे। और खास तौर पे वो जो इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है और जो ज़ायनिस्ट लॉबी है जिसे इंटरनेशनल डीप स्टेट कहना चाहिए, वो जो इंटरनेशनल डीप स्टेट है आज वो अपना आखिरी हदफ पूरा करने के लिए, क्योंकि देखिए आपके मुत्तहिदा अरब इमारात और गल्फ की रियासतों में जिस तरह से इसराइल ने अपना असर रसूख पैदा किया था और जिस तरह से यूएई में उन्होंने हमें धमकाने की कोशिश की और अपने पैसे वापस मांग लिए, और ये सारे इकदाम वो क्या थे कि हम दुनिया की मशीन पे कब्जा भी करेंगे, और फिर खास तौर पे वो जो भारत माता और भारत का पिता इसराइल जो इन्होंने फलसफा बनाया और जो पाकिस्तान के ऊपर पिछली जंग मुसल्लत जी, वो फादरलैंड और मदरलैंड का जो जिक्र है, फादरलैंड और मदरलैंड, वो जो जंग मुसल्लत की, उस जंग पाकिस्तान पे जो मुसल्लत की थी, उसमें भी सदर ट्रंप ने कहा कि हिंदुस्तान ने हमसे कहा कि भाई सीज फायर होना चाहिए, जंग बंद करवाओ। और आपको ये भी याद होगा कि ये वो जेडी वैंस थे। जेडी वैंस कौन है? हिंदुस्तान के दौरे पे थे और हिंदुस्तान के दामाद भी हैं जी। और ये जो हिंदुस्तान के दामाद हैं, इनसे सवाल किया गया था पाकिस्तान की जंग के बारे में, तो उन्होंने लाताल्लुकी का, ये उनका अपना जाती मामला, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। आज वो अमेरिका की जंग बंदी के लिए पाकिस्तान में मौजूद है, तो इसे कहते हैं नाकाम खारजा पॉलिसी। तो आज पाकिस्तान के पास भी मौका है अपनी खारजा पॉलिसी को कामयाब करने का, जो 70 वर्षों से बगैर किसी नैरेटिव के थी। आज पाकिस्तान के पास मौका है। ये एक छोटा मरला नहीं है, ये कामयाब सफारतकारी चाहिए और इसमें आपको आपकी कौम का वो जो मोरल है वो चाहिए। आज पूरी दुनिया छोड़ चुकी इजराइल से हाथ धो बैठी, और यूरोप ने उसको कहा, अमेरिका के अंदर ऐसी आवाजें उठ रही हैं। टकर कार्सन अमेरिका की बहुत बड़ी तमाना आवाज है यानी मीडिया में, और जिस तरह से अमेरिकन मेन स्ट्रीम मीडिया इजराइल को प्रमोट कर रहा था, आज अमेरिका के अंदर सोशल मीडिया और दूसरे तरह से जो चीजें सामने आ रही हैं, वो बिल्कुल वो ऐसे इंडिकेटर मुझे लग रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि सदर ट्रंप जो है अपने उनके इक़्तिदार का सूरज गुरूब हो रहा है, और दुनिया में एक और सिमत में हम जाएंगे। हिंदुस्तान को इसमें नाकामी होगी, बिल्कुल हिंदुस्तान को नाकामी होगी, और हिंदुस्तान के नाकामी अभी से इसीलिए नज़र आ रही हैं कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत और बीजेपी और नरेंद्र मोदी की जो गोदी मीडिया है, जिस तरह से वो खबरें दे रहा था, और थोड़ी देर पहले बारहा ये खबरें भी आईं कि जो है हमारे यहाँ भी कि हिंदुस्तान की कोशिश है, और पहले भी थी कि ईरान का डेलीगेशन ना आए, जैसे मैंने इब्तदाई अपने प्रोग्राम में स्टार्ट में कहा था, और इसी तरह जो है इसराइल की भी थी। तलत रशीद साहब की तरफ जाऊँगा। तलत साहब, बिल्कुल वक्त की कमी है, अगर मुख्तसरी इसको कहिएगा, फैसला आपको क्या होता हुआ नज़र आ रहा है? हमारी तो दुआ है, जैसे हसन साहब ने भी कहा था कि हमारी ये दुआ है कि ये आसानी से हल हो जाए, इसका कुछ ना कुछ नतीजे जरूर निकलें और निकलेंगे। अब ये हम नहीं कह सकते कि जी के वो इसी बैठक में ये सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी या नेक्स्ट में होंगी, लेकिन यह है कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा मौका है, और पाकिस्तान को आगे पूरी दुनिया जो है वो सराह रही है कि ये अच्छा काम कर रहे हैं। हम सबकी यही ख्वाहिश होगी, अमेरिका की भी, ईरान की भी,
कुछ ना कुछ जो है इससे हल निकले। एटलीस्ट ये शुरुआत हो चुकी है, अब ये हम कह सकते हैं कि इब्तदा हुई है। अब देखें आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन ये है कि ये बहुत कुछ आइंदा बात है और सब पर उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इसका हल निकलेगा। एटलीस्ट ये जो जंगबंदी है जो है वो थोड़ी सी सस्टेन कर जाएगी। हो सकता है कि इसमें अमेरिका जो है वो बजाय जो भी टाइम लिमिट है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करवाना चाहें कि ठीक है जी, चूंकि ये सब चीजें हो रही हैं तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके हम फिर दोबारा उस स्टेप, हो सकता है ये नेक्स्ट जो है कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में ना हो, किसी और मुल्क में हो, न्यूट्रल मुल्क में हो। न्यूट्रल मुल्क से यानी कि आपका इशारा या आप कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अगली अगर जो मुज़ाकरात अल्लाह करे चे कामयाब हों, अगर नहीं होते हैं तो दूसरी बैठक जो होगी वो फिर तुर्की में इस्तांबुल में होगी, ये समझा जाए, या कहीं और होगी तुर्की के अलावा? जी जी जी, किसी और वो, क्योंकि ये अब जब मुज़ाकरात होते हैं तो उनकी ये नोयत ऐसी ही होती है कि वो शुरू में पहले वो कहते हैं टेस्ट द वाटर कि क्या हो क्या रहा है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। ये पहली दफा दोनों आपस में मिले हैं और हाई लेवल के लोग मिल रहे हैं, और जब हाई लेवल के लोग मिलते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ उनके हाथ में होता है कि जो वो सॉल्व करना चाहते हैं। और अमेरिका भी चाहता है कि जितनी जल्दी यहाँ से निकल सके वो निकले यहाँ से, क्योंकि अमेरिका के लिए ठीक, क्योंकि ये जो जंग है ना ये मुआशी जंग हो गई है। अभी आप उसको छोड़े कितना, लेकिन है कि जब आपके पॉकेट में कोई चीज हिट करती है तब पब्लिक ओपिनियन कंप्लीटली चेंज है। ईरान में समझ लें, यहाँ पे समझ लें, क्या कहते हैं अमेरिका में, हमारे यहाँ तो ये सबसे बड़ा मसला यही होता है कि जब एवरेज पब्लिक जब हर्ट करती है तो वो मैदान में नोकिंग वाले देखें कितनी रैली चली हैं। तो ये सारी चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले अदा करती हैं। बहुत शुक्रिया तलत रशीद साहब शिकागो से, आप हमारे साथ बराह रास्त मौजूद थे। हसन हबीब साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आगा साले साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ब्रिगेडियर रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा कुरैशी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। सभिनी मेहमान जी वही मेहरबानी। पर फैसले अज गाल कई से ख़ास तौर पर मौजूदा सूरत हाल में पैदा थींदड़ डेवलपमेंट जेके अञा ताईं जारी आहिनि, पर जे मुज़ाकरात ये ख़ातिर खां नतीजा नथा निकिरनि त इन जंग खे जेको पैनल हुयो उन जो नुक़्ते नज़र इहो त अॻिते वधायो वेंदो, ऐं वधाइण खां पोइ कंहिं ॿिए मुल्क में शायदि इहे वरी ॻाल्हियूं थियनि। ऐं थींदो बि ईअं आहे त अगरि पहिरीं जेको आहे सो एतमाद ऐं डेवलपमेंट ऐं ख़ासि तौर ते जेका चइजे त घणनि नुक़्तनि जी ॾे वठि थींदी आहे ऐं घणनि जेके मुआदा हूंदा आहिनि, जेके शराइत हूंदा आहिनि, शर्त हूंदा आहिनि, उन्हनि जी ॾे वठि थींदी आहे। उन में पोइ वरी किथे न किथे फ़ैसिलो वरी ॿीहर रखियो वेंदो आहे त फ़ैसिले जी तारीख़ जीअं सिंध में फ़ैसिला थींदा आहिनि, हे बि अहिड़ी रीति फ़ैसिलो इहा आहे मता अॻिते तारीख़ मिले ऐं तारीख़ वरी कंहिं ॿिए मुल्क में। पर घणे भाङे चए पियो वञे त अगरि ॿियो मुल्क अगरि ॿई फ़रीक़नि चूज़ कंदा त उहा उन्हनि जी मर्ज़ी, पर हिकिड़ो अंदाज़े सां चई सघिजे थो त उहो तुर्की हूंदो। तुर्की में शायदि ईरान जो बि एतबार हुजे, पाकिस्तान जो बि हुजे ऐं अमेरिका जो बि हुजे। अगरि ॿियो दौरु थिए थो ऐं इन खे अॻिते वधाइण जे लाइ त पोइ अॻिली जेका हूंदो हंधु उहो तुर्की हूंदो। ख़बरुनि जो ऐं ट्रांसमिशन जो सिलसिलो जारी आहे। आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।